अस्सलाम वालेकुम गाइस, वैल्यू इन्वेस्टर की टीम की जानिब से खुशामदीद। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहली वीडियो पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया जो काफ़ी मोटिवेटिंग था हमारे लिए एज अ स्टार्टअप। और बस हमें एक जो फीडबैक आया वो ये था कि यार बहुत सारी टर्म्स और बहुत सारे वर्ड्स जो आपने यूज़ किए थे वो एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके अलावा बाकी सब सही था, तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी जाए जिसमें इन सब जो इस तरह के वर्ड्स हैं, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस्तेमाल होती हैं, जो बिज़नेस चैनल्स में, अखबारों में, बिज़नेस उसमें आप देखते होंगे और समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती होगी, तो वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और ये वीडियो फिर उसी सिलसिले की पहली वीडियो है और इसमें हम इन्फ्लेशन का ज़िक्र करेंगे। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का ज़िक्र करेंगे। ठीक है। तो मूव करते हैं, और मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि हमारी हर अपडेट आपको फ़ौरन पहुंच जाए। ठीक है। चले मूव करते हैं। अच्छा, कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक सवाल रखूँगा आपके सामने। अगर आपके पास ईयर 2000 में, 2000 में आपके पास 1000 रुपये होते हैं, ठीक है, 1000 रुपये, तो आज के दौर में आप उस 1000 रुपये की वैल्यू क्या होती? मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और तो इसका जवाब ये है कि 2021 में आपके 1000 रुपये 2000 के 208 रुपये के बराबर हो चुके होते। इसको मैं थोड़ा आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जो चीज़ ईयर 2000 में आप 207 रुपये की ख़रीद सकते थे, आज उसके लिए आपको 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है 1000 रुपये और 207 रुपये में। तो ये एक ट्रेंड है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीज़ों की वैल्यू अप होती रहती है और मनी की वैल्यू डाउन होती रहती है, और ये किसी को समझाने वाली बात नहीं है, सब इस चीज़ को सामना कर रहे हैं। ठीक है। तो ये होता क्यों है? ये होता है इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है। इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह, ये वो वजह है जिसकी वजह से ये फिनोमिना आता है। ठीक है। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो है कि इन्फ्लेशन क्या है, जिसको मैं, इसके अलावा इन्फ्लेशन की कॉजेज़ या टाइप्स क्या हैं। ठीक है। और जब ये दो चीज़ों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो आप लाजमी चाहेंगे कि यार इस चीज़ से बचा कैसे जाए। ठीक है। तो वो हमारे सेक्शन के एंड में आपको बताया जाएगा कि किस तरह बचा जा सकता है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त गुजरते गुजरते पैसे की परचेजिंग पावर या पैसे की ख़रीदने की ताकत कम होती रहे या पैसा डी वैल्यू होना, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। आए इसकी कॉजेज़ पे ज़रा नज़र डालते हैं कि ये होता क्यों है, क्यों। ओके। तो सबसे पहला कॉज इकोनॉमिक बूम। जी हाँ दोस्तों, जब इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी चल रही हो तब भी इन्फ्लेशन ट्रिगर हो सकता है। तो इन्फ्लेशन का होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। कभी आपकी अच्छी इकोनॉमी चल रही हो, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, लोगों के पास पैसा बहुत हो, तो लाजमी सी बात है जब आपके पास पैसा ज़्यादा होता है तो आप ख़रीदारी भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है। ख़रीदारी का या डिमांड का ग्राफ बढ़ जाता है। डिमांड का ग्राफ बढ़ता है और अगर उसको बैलेंस करने के लिए सप्लाई का ग्राफ कम हो तो ऑब्वियस सी बात है फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ने पड़ेंगे। ये नॉर्मल सा रूल है। इसको कहते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। इस चीज़ को मैं अब एक मिसाल के तौर पर समझाऊंगा। लेट से ये बस है। ठीक है। इस बस में 10 सीटें हैं जो कि फ़र्स्ट क्लास या एलीट पैसेंजर्स के लिए हैं। ठीक है। 10 सीटें हैं लेकिन ख़रीदार 100 हैं, 100 बंदों के अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्या मतलब 100 बंदे बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। तो होगा क्या, जो इस बस का ओनर है वो क्या करेगा, वो इस 10 सीटों की प्राइस मज़ीद बढ़ा देगा, मज़ीद बढ़ा देगा। तो फिर ऑटोमेटिकली जो ख़रीदार हैं वो कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे और फिर वो 10 की रेंज में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे थे तो ऑब्वियसली मार्केट को बैलेंस करने के लिए प्राइस बढ़ाना भी या इन्फ्लेशन करना भी नेसेसरी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका कॉज नंबर 2। तो कॉज नंबर 2 ये है कि इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल जिसमें आपके तेल हो गया, आटा, दाल, चीनी, इनके अगर कपास कपास के प्राइस बढ़ जाना या कपास किसी वजह से कपास किसी वजह से तबाही हो जाए या कोई
कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे आपके पास 2020 में आपको पता है टिड्डी दिल का हमला हुआ था, जिससे बहुत नुकसान हुआ था हमारे किसान भाइयों का, और हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसका काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई थी, डिमांड बढ़ गई थी। डिमांड तो चले बढ़ी नहीं थी, अपनी जगह थी, लेकिन सप्लाई बहुत कम हो गई थी। सप्लाई कम हो गई थी जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन या पैसे चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये रीज़न भी होता है। टैक्सेशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चीज़ों पर टैक्स लगा देती है। गवर्नमेंट चीज़ों में टैक्स लगाती है तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट में रहने के लिए ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं, ताकि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो ये टैक्सेशन भी एक इन्फ्लेशन की वजह बन सकती है। इंक्रीज इन द, अच्छा एक ये चीज़ क्या है कि यार हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन होगी, कभी बुरे रीज़न भी होते हैं। बुरे रीज़न क्या है, लेट से आपके मुल्क रिसेशन में चल रहा है, बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन क्या दुनिया में तेल की कीमत बढ़ी हुई है, तो क्या करेंगे अब, आपको तेल तो इंपोर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप महंगा तेल इंपोर्ट करेंगे तो चीज़ें महंगी बनेंगी, तेल और खाने पीने की अशिया और बहुत सारी चीज़ें महंगी बनेंगी। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है प्राइस अप हो जाएगा। ठीक है, प्राइस अप है, हालांकि आपकी मुल्क की जो हालात हैं वो ख़राब है, लेकिन प्राइस अप हो गया इंपोर्टिंग गुड्स के प्राइस के बढ़ने की वजह से। ठीक है, ये आपका कॉस्ट होता है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन को पुश मिला है या ऊपर का ये इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉज नंबर 3 आपका है सैलरी हाइक। जी हाँ, अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है, लेकिन वाकई होता है ऐसा। फिर अगेन वही बात है, सैलरी बढ़ेगी तो क्या होगा, लो एम्प्लॉयमेंट रेट होंगे। लेट से लो एम्प्लॉयमेंट रेट है, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूँ, लो एम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, सॉरी, लो एम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, लो एम्प्लॉयमेंट रेट है, आपका जो बिजनेसमैन है उसको नए जो है वर्कर्स को रिप्लेस करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि सब लोगों के पास जॉब्स है और वर्कर्स मिलना आसान नहीं है। जब एक ही वर्कर एक जगह रहेगा तो भाई सैलरी तो बढ़ेगी, उसकी सैलरी तो एनुअल बेसिस पे अप्रेजल पे बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, पैसा ज़्यादा आएगा, खर्चे वो ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। अगेन डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है या उसी रेंज पर है, तो इन्फ्लेशन ट्रिगर हो जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये भी वही सप्लाई एंड डिमांड के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अच्छा इस तरह की इन्फ्लेशन को हम कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, वेज बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन को जो पुश मिला, वेज पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, अच्छा कॉज नंबर 4, और ये सबसे ख़तरनाक कॉज है कि गवर्नमेंट भाई आपका पैसे छापने में लगी रहे, बिला वजह पैसे छापने में लगी रहे, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे आपका एक और फिनोमिना ट्रिगर हो सकता है, उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ने लगती है। ठीक है, पाकिस्तान का जो अभी करंट इन्फ्लेशन रेट है वो 8.6 है, और अभी जो इस ईयर का चल रहा है वो 11% चल रहा है। ठीक है, और इस पर हमारी चीखें निकली हुई हैं। अब आप लोगों को दोस्तों हैरानी होगी कि जिम्बाब्वे का जो 2008 में इन्फ्लेशन रेट था वो 89.76 ट्रिलियन परसेंट था। ये क्या है, इस 9 के बाद आप 22 ज़ीरो लगा दें, 22 ज़ीरो लगा दें, इतना परसेंट। और ये सिनेरियो था कि बंदा सुबह बस में अगर अपने काम पे जा रहा है, उसी प्राइस पे शाम में उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, बस किराया बढ़ चुका होता था। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसके बावजूद करेक्शन नहीं की वहाँ की, और नोट पे नोट छापती गई, नोट पे नोट। ये देख रहे हैं आप, ये $1 बिलियन का, $100 बिलियन का एक नोट है। सही है, इसकी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई। $1 ट्रिलियन, $100 ट्रिलियन का भी नोट छप गया था जिम्बाब्वे में, लेकिन ये इसके ज़ीरोस पे नहीं चाहिए। अब ये जो नोट था ये सिर्फ $1 के बराबर था, यानी कि इतनी डीवैल्यू, इतनी बेकार हो गई थी वहाँ की करेंसी। तो ये भी सिनेरियो होता है अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल पैसे छापते रहो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अभी रिसेंट हमारा वेनेजुएला, जो कि 2008 या 2009 तक एक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री था लैटिन अमेरिका का, उसमें भी इन्फ्लेशन ट्रिगर हुआ है कुछ ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से 2018 में, जो कि 9,29,790% के हिसाब से बढ़ रहा था, जो कि आप खुद कंपेयर कर लें, आपका 11% पे इतना बुरा हाल है तो यहाँ पर क्या होगा। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, प्रिंटिंग एक्सेसिव मनी की वजह से ये इन्फ्लेशन पुश होता है।
तो ये बहुत सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक है, कंट्रोल नहीं रखा जाए तो बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक सिनेरियो रखते हैं कि भाई इन्फ्लेशन अगर ज़ीरो, यानी कि चीज़ें महंगी नहीं हो रही। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको ज़रा इस पर तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये क्या होगा। क्या इन्फ्लेशन ज़ीरो है, ठीक है भाई, डिफ्लेशन हो रही है या प्राइस। डिफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का अपोजिट। चीज़ों की प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है, चीज़ों की प्राइस नीचे जा रही है या अपनी जगह पर स्टेबल है। लोग ख़रीदना छोड़ देंगे। क्यों ख़रीदना छोड़ देंगे? यार आज एक चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, कल 8 रुपए की मिलेगी, क्यों ना मैं कल ख़रीदूँ। और कल वो चीज़ 8 की मिल रही है तो परसों 6 रुपए की मिल रही है, तो मैं क्यों ना परसों ख़रीदूँ। तो क्या हुआ? खर्च करना ख़त्म। खर्च करना ख़त्म, चीज़ों ने लोगों के प्रोडक्ट्स बिकना ख़त्म हो गए बिज़नेस के। तो बिज़नेस के लॉसेस शुरू हो गए। बिज़नेस के लॉसेस शुरू हो गए, ऑब्वियसली बात है, जब उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो उनमें लॉसेस शुरू हो जाएंगे। लॉसेस शुरू हुए तो उन्होंने अपने बंदों को फायर करना शुरू किया और जॉब लॉस बढ़ना शुरू हो गया। जॉब लॉस बढ़ना शुरू हुआ तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, यानी कि बेरोज़गारी बढ़ गई। बेरोज़गारी बढ़ गई तो इन्फ्लेशन जीरो। इस फिनोमिना को समझाने के लिए एक फ्लिप कर्व होता है, ये आपको बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट किस तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता रहेगा उतनी इन्फ्लेशन कम होती जाएगी, सही है। तो इन्फ्लेशन का कम होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये रिलेटिव बात है कि किस वजह से हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, लोग खरीद नहीं रहे चीज़ें, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली चीज़ें सस्ती होती जाएंगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ता जा रही है, डिमांड कम होता जा रहा है। कुछ सिनेरियो में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, इसकी कुछ लिमिट्स हैं, लेकिन ये जनरली ये चीज़, ये कर्व, ये ग्राफ फॉलो होता है इस दोनों चीज़ों के रेशियो को मालूम करने के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इन्फ्लेशन का थ्रेशोल्ड क्या है। मुख्तलिफ कोई बाउंड्री रखी है, हर कंट्री ने अपनी एक बाउंड्री रखी है कि यार इतना इससे लेवल से ऊपर या इससे नीचे नहीं जानी चाहिए इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं आपकी, उनका इन्फ्लेशन रेट 2% है। उन्होंने कोशिश करनी है कि उनका रेट 2% पे रहे, इससे ऊपर ना जाए, इससे नीचे ना जाए, ठीक है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी ये 6% चल रहा है कि यार 6% से ऊपर इस बेंचमार्क को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। गो के अभी बहुत ऊपर गया हुआ इससे, लेकिन ये है। कैसे करते हैं ये? इंटरेस्ट रेट को चेंज करके। कैसे? आपका स्टेट बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देगा, सही है, इंटरेस्ट बढ़ा देगा। बैंक्स लोन नहीं लेंगे। बैंक लोन नहीं लेंगे तो छोटे बैंक आपके जो बैंक्स हैं वो आगे लोन नहीं देंगे। जब वो लोन नहीं देंगे तो ऑब्वियसली फिर नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे। नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे तो इनकम इकोनॉमी का पहिया स्लो होता जाएगा, सही है। खर्चा नहीं हो रहा ना एरिया में, लोग लोन नहीं ले रहे, लोग बना नहीं रहे, तो इकोनॉमी का पहिया स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, सही है। और इसी के बरक्स अगर आपको इन्फ्लेशन जो है उसको बढ़ाना है या कम करना है तो क्या करेंगे? इन्फ्लेशन रेट कम कर देंगे। इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम करेंगे, लोन्स ज़्यादा से ज़्यादा बैंक लेंगे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और इकोनॉमी का पहिया फास्ट होता जाएगा, सही है। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए इंटरेस्ट रेट से काम करती है। पैसे भी छापे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, सही है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ाना हो तो पैसे छाप के लोगों के हाथ में, पैसे प्रिंट करके लोगों के हाथ में, यानी कि ऑब्वियसली बात है वो एक थोड़ा सिस्टम होता है, लेकिन पैसे छापने से भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगेन इट इज़ इन कंट्रोल कंडीशन, अनकंट्रोल नहीं। टैक्सेस लगा के टैक्सेस लगा के भी ये काम हो सकता है। टैक्सेस लगा के भी, मैंने जैसे आपको बताया, टैक्सेस भी इन्फ्लेशन के बढ़ाने की एक वजह है, ओके। कॉन्सिक्वेंसेस, अब आपने देख लिया यार इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बड़े ख़तरनाक हैं, तो इससे बचा कैसे जाए, सही है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, ये तरीका तो नहीं है कि आपने पैसे जमा कर लिए, यहाँ पे बैठ की बनी हुई है, हमारे यहाँ गुल्लक होता है, गुल्लक में पैसे जमा कर लो, हम समझते हैं कि यार पैसे जमा हो रहे हैं। ये तरीका तो नहीं है, आपका पैसा डिवैल्यू हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि और सीरियसली अगर ये सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। और किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यार एजुकेटेड अप्रोच की जाए, उस मसले को समझा जाए। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि आप लोगों को टिप्स देते रहें और इस तरह से आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते रहें, ताकि आप इस तरह की चीज़ों से बचना आसान हो जाए, ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब करिए। आगे मूव करते हैं इसके सेकंड स्टेप पे। इसके सेकंड स्टेप को मैंने आपको समझाने के लिए एक टेबल बनाया है, ठीक है। एक टेबल किस तरह का बनाया है कि इन्फ्लेशन के रेट और
आपकी इन्वेस्टमेंट, सही है, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट लास्ट 10 ईयर का मैंने पोर्टफोलियो लिया है और डाटा कलेक्ट किया लास्ट 10 ईयर का, और उसके बिहाफ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कैश में, अच्छा ये जो CAGR है, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। ये मैं आपको इंशाल्लाह इस पर सेपरेट वीडियो बनेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी चीज़ की अगर फ़र्ज़ करो मैं आपको ये बोलूँ कि यार 100% बढ़ेगी, मैं अब इससे सिर्फ समरी दे रहा हूँ उसकी, 100% बढ़ेगी। अब आपके पास 1 रुपये है तो वो अगले साल आपके 2 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 रुपये का 100% 4 रुपये, 4 का 8, 8 का 16, इस तरह, ठीक है। तो ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। कैश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कहीं आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पैसे आपके पड़े हुए कोई उग नहीं रहे, सही है। इन्फ्लेशन रेट हो गया तो आपको -8% लॉस हो गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी कुछ भी नहीं है, आपको बस पैसे जमा करने हैं, ठीक है। गोल्ड गोल्ड का जो इन वो रहा है आपका CAGR या एनुअल ग्रोथ रेट, वो 15% रहा है, सही है, पिछले 10 साल में। और इन्फ्लेशन आपकी 8% माइनस कर दें, 7% का आपको फिर भी मुनाफा हुआ है। ये इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लो टू मीडियम है, यानी कि आप 20-30 हज़ार रुपये से भी शुरू कर सकते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। करेंसी करेंसी का ग्रोथ रेट रहा है 6% लास्ट 10 ईयर का। इन्फ्लेशन 10% है तो आपको -2% का नुकसान हुआ है स्टार्टिंग में। इसमें आप ऑब्वियस सी बात है लो से 1000 रुपये के डॉलर्स खरीद सकते हैं XYZ। बैंक डिपॉजिट 6% इंटरेस्ट दे रहा है, अभी वैसे 7% चल रहा है। इन्फ्लेशन 8% रहा है, आपको फिर इसमें नुकसान हुआ है। बैंक डिपॉजिट में भी आपको पता है लो से मीडियम होते हैं, कुछ बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कितना अमाउंट होना चाहिए, अदरवाइज लो टू मीडियम रहता है। 10 ईयर बॉन्ड्स ने आपको जो रिटर्न दिया है, जो नेशनल सेविंग स्कीम्स वगैरह होती हैं, उसका एक एवरेज बता रहा हूँ, और भी बहुत मल्टीपल रहे, वो 11% रहे, ठीक है। इन्फ्लेशन आपकी 8% रही है, 3% आपको मुनाफा हुआ है, ये भी लो टू मीडियम पे है, इससे आप छोटे पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक स्टॉक का जो रिटर्न इन सब में सबसे बेहतर रहा है, इसको छोड़ के स्टॉक का रिटर्न इन सब में जो है ट्रेडिशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट में सबसे बेहतर है। 20%, 20% रिटर्न दिया है, और तो और 8% को अगर इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं तो आपको 12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पता चलती है, सही है। सबसे अच्छी बात ये, इसकी इन्वेस्टमेंट आपको कोई 10 लाखों से नहीं शुरू करनी, आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 5,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं। जब आपको मैं इसकी वीडियो बताऊंगा ना तो आपको पता चलेगा ये 12% कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है 10 साल में, ठीक है। तो इस 12% को आप स्मॉल नहीं लीजिए। रियल एस्टेट 16% इसने रिटर्न दिया है, 8% इन्फ्लेशन, 8% आपको फ़ायदा हुआ है। लेकिन मसला क्या है, हाई टू वेरी हाई इसकी इन्वेस्टमेंट है। आप हज़ारों में स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको लाखों में पैसे चाहिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड ने भी आपको 20% रिटर्न दिया है, 8% आपका इन्फ्लेशन, वही आपका इस स्टॉक से मिलता जुलता है इसका रिटर्न रेट, ठीक है। इसमें आपके पास ये है कि ऑप्शन हैं दोनों। क्रिप्टो करेंसी आजकल का बज़वर्ड है भाई, हर बच्चे के, हर किसी के मुंह से आप सुन रहे हैं यार क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और ये सब चीज़ें। तो क्रिप्टो करेंसी का जो 10 साल का रिटर्न रहा है ना मेरे भाई, वो 135.29% रहा है। ये जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा ये कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। वैसे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा और लोगों ने क्या क्या कर लिया ऐसे, लेकिन अभी जस्ट फॉर द सेक साइड ये बहुत अच्छा खासा बड़ा अमाउंट बन जाएगा। इसमें से ये पीनट्स, या 8% आप इन्फ्लेशन माइनस करें, इतना बड़ा मुनाफा हो रहा है आपको। बेहतरीन बात क्या है, अगेन वही लो टू मीडियम, आप 5-10 हज़ार से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, हमारी है पाइपलाइन में वीडियो आएगी। तो ये आपके सामने पूरा सिनेरियो आ गया है, ये देखें आपके सामने पूरा टेबल पड़ा है। पॉज करें, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप इसी तरह की वीडियोस कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, शेयर करिए और गिव इट द थंब अप। थैंक यू।